शहर के सबसे बड़े पुलिस ऑफिस की 7वीं मंजिल पर एसपी अनुपम मिश्रा अपनी कुर्सी पर बैठी थी। सामने फाइलों का पहाड़ था, लेकिन उनका ध्यान खिड़की के बाहर भागते हुए शहर पर था। इस बड़ी एसी की ठंडी हवा भी उनके मन में चल रही बेचैनी को शांत नहीं कर पा रही थी। हर फाइल एक जैसी कहानी कहती थी, कहीं पुलिस की लापरवाही, कहीं बदसलूकी, तो कहीं सीधे सीधे रिश्वतखोरी की शिकायतें। अनुपम ने एक गहरी सांस ली। उन्हें इस वर्दी को पहने 7 साल हो गए थे। इन 7 सालों में उन्होंने अपनी ईमानदारी और हिम्मत से एक अलग पहचान बनाई थी। लोग उन्हें लेडी सिंघम जैसे नामों से भी बुलाते थे, लेकिन अनुपम जानती थी कि सिस्टम के अंदर का दीमक बाहर से नहीं दिखता। वह मीटिंग्स लेती, भाषण देती, सख्त आदेश जारी करती, लेकिन उन्हें हमेशा लगता कि उनकी बातें उन तक पहुंच ही नहीं रही जिन्हें सबसे ज्यादा सुनने की जरूरत है। यानी सड़क पर खड़ा वह सिपाही या थाने में बैठा वह हवलदार जो आम जनता से सीधे जुड़ता है। दीदी क्या सोच रही हो, एक चुलबुली आवाज ने उन्हें विचारों से बाहर खींचा। दरवाजे पर उनकी छोटी बहन प्रिया खड़ी मुस्कुरा रही थी। प्रिया कॉलेज में पढ़ती थी और अपनी बड़ी बहन पर उसे बहुत नाज था। कुछ नहीं प्रिया, बस यूं ही अनुपम ने मुस्कुराने की कोशिश की। प्रिया अंदर आई और उनकी मेज पर रखी एक फाइल उठा ली। उस पर मोटे अक्षरों में लिखा था, शिकायत विभाग। फिर से यही उनकी सोच की है, स्पनमेर सब। दीदी, आप इतना टेंशन क्यों लेती हो? आप अपनी तरफ से तो बेस्ट कर ही रही हो। अनुपम ने फाइल प्रिया के हाथ से वापस ले ली। सिर्फ मेरा बेस्ट करना काफी नहीं है प्रिया। जब तक सड़क पर अकेले चल रही एक लड़की खुद को सुरक्षित महसूस ना करे, जब तक एक गरीब आदमी बिना डरे थाने में अपनी शिकायत लिखवा ना सके, तब तक मेरी यह वर्दी, यह कुर्सी सब बेमानी है। प्रिया अपनी बहन की आंखों में एक अजीब सी उदासी देख सकती थी। तो फिर आप क्या करोगी? अनुपम कुछ देर चुप रही। फिर उनकी आंखों में एक चमक आई, जैसे उन्होंने कोई फैसला कर लिया हो। आज मैं इस वर्दी और इस कुर्सी को यहीं छोड़कर जा रही हूं। प्रिया हैरान रह गई। क्या मतलब, आप इस्तीफा दे रही हो? अनुपम हंस पड़ी। अरे नहीं पगली, इस्तीफा नहीं दे रही। बस आज के लिए एक आम लड़की बनना चाहती हूं तुम्हारे साथ। क्या तुम मेरे साथ चलोगी शॉपिंग करने? प्रिया को कुछ समझ नहीं आया। शॉपिंग? अभी आप तो कभी ऑफिस से जल्दी नहीं निकलती। आज निकलूंगी। अनुपम ने दृढ़ता से कहा, जाओ घर चलो, मैं आधे घंटे में आती हूं। और हां, कोई फैंसी कपड़े मत पहनना। बिल्कुल सिंपल सलवार सूट पहनना, जैसे हम अपने गांव में पहनते थे। प्रिया का मन सवालों से भरा था, लेकिन उसने अपनी दीदी की आंखों में जो आत्मविश्वास देखा, उसके बाद कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हुई। वह चुपचाप सिर हिलाकर चली गई। उसके जाने के बाद अनुपम ने इंटरकॉम पर अपनी असिस्टेंट को बुलाया। शर्मा जी, मैं कुछ पर्सनल काम से बाहर जा रही हूं। कोई बहुत जरूरी कॉल हो तो ही मुझे कनेक्ट करना, वरना शाम तक मैं डिस्टर्ब नहीं होना चाहूंगी। उन्होंने अपनी वर्दी उतारी और लॉकर में रखे एक साधारण से कॉटन के सूट को पहन लिया। शीशे में खुद को देखा। चेहरे पर वही रौब था, लेकिन कपड़ों ने उन्हें भीड़ का हिस्सा बना दिया था। उन्होंने अपना पर्स लिया, जिसमें उनका आईडी कार्ड सबसे नीचे छिपा था, और चुपचाप ऑफिस से बाहर निकल गई। आज वह एएसपी अनुपम मिश्रा नहीं, सिर्फ अनुपम थी, जो अपनी बहन के साथ शहर की सड़कों का असली हाल देखने निकली थी। घर पहुंचकर अनुपम ने देखा कि प्रिया सचमुच एक बहुत ही साधारण से सूट में तैयार थी। अरे वाह, तुम तो बिल्कुल पहचान में नहीं आ रही। अनुपम ने उसे छेड़ा। आप भी कहां एसपी लगा है रही हैं, प्रिया ने हंसते हुए जवाब दिया। पर दीदी, हम जा कैसे रहे हैं? आपकी सरकारी गाड़ी तो यहीं खड़ी है। आज हम उससे नहीं जाएंगे। अनुपम ने घर के दरवाजे पर ताला लगाते हुए कहा, आज हम ऑटो से चलेंगे। दोनों बहनें पैदल चलकर मुख्य सड़क तक आई। गर्मी अपने चरम पर थी।
सड़क पर गाड़ियों का शोर और धूल का गुबार था। अनुपम यह सब देखती महसूस करती उस आम लड़की की तरह जो रोज इन हालात से गुजरती है। उन्होंने एक ऑटो को हाथ दिया। ऑटो वाला करीब 55 से 60 साल का एक बुजुर्ग आदमी था। चेहरे पर झुर्रियां और आंखों में एक अजीब सी थकान थी। उसने ऑटो रोका। कहाँ जाना है मैडम? सिटी मॉल। प्रिया ने जवाब दिया। ठीक है, बैठिए। मीटर से हाई एक 150 लगेंगे। दोनों बहनें बैठ गईं। ड्राइवर ने एक छोटी सी पूजा की मूर्ति सामने लगा रखी थी। चाचा जी, आपका नाम क्या है? अनुपम ने बातचीत शुरू की। ड्राइवर ने शीशे से पीछे देखा और एक हल्की सी मुस्कान दी। रामलाल नाम है हमारा बिटिया। कब से चला रहे हैं? यह ऑटो यही कोई 30 साल हो गए। इसी के सहारे 2 बेटियों की शादी की और एक बेटे को पढ़ा लिखा रहा हूं। बस ऊपर वाले की कृपा है, गुजारा हो जाता है। उसकी बातों में एक संतोष था, एक ईमानदारी थी। प्रिया और अनुपम उसकी जिंदगी की छोटी छोटी कहानियां सुनने लगी। वह बता रहा था कि कैसे दिन भर की कमाई में से आधा तो गैस और ऑटो के रखरखाव में ही निकल जाता है। जो बचता है उसी से घर का चूल्हा जलता है। सफर आराम से कट रहा था कि अचानक शहर के बाहरी इलाके में बने एक अस्थायी चेक पोस्ट पर उनके ऑटो को रुकने का इशारा किया गया। चेक पोस्ट पर 2 सिपाही और एक इंस्पेक्टर खड़ा था। इंस्पेक्टर का नाम नरेश ठाकुर था। उसकी तोंद वर्दी से बाहर झांक रही थी और चेहरे पर एक अजीब सी अकड़ थी। एक सिपाही ने चिल्लाकर कहा, ओए बूढ़े, रोक। रामलाल ने धीरे से ऑटो साइड में लगा दिया। उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था। इंस्पेक्टर नरेश ठाकुर स्वैगर के साथ ऑटो के पास आया। उसकी नजरें ऐसी थीं जैसे वह कोई शिकार ढूंढ रहा हो। उसने ऑटो को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर रामलाल को घूरने लगा। उसने हुक्म दिया, कागज दिखा अपने गाड़ी के। रामलाल ने कांपते हाथों से डैशबोर्ड से कागज निकाले और उसकी तरफ बढ़ा दिए। नरेश ने कागजों को ऐसे देखा जैसे वह उन्हें पढ़ नहीं बल्कि उनमें कोई गलती खोज रहा हो। साहब, रामलाल ने हिम्मत करके कहा। सब तो ठीक है। नरेश गरजा, चुप रह, जब पूछूं तब बोलना। यह क्या है? तेरी नंबर प्लेट पर मिट्टी लगी है। यह जुर्म है, पता है तुझे? रामलाल घबरा गया। साहब, अभी रास्ते में पानी भरा था, शायद वहीं से लग गई होगी। मैं साफ कर देता हूं। अब साफ करेगा? चालान तो बन गया तेरा। और यह वर्दी भी ठीक नहीं पहनी तूने। नियम कानून सब भूल गए हो तुम लोग। नरेश ने एक और गलती निकाली। अनुपम और प्रिया चुपचाप पीछे बैठी सब देख रही थीं। प्रिया का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे गुस्सा आ रहा था, पर दीदी ने उसे चुप रहने का इशारा किया था। रामलाल गिड़गिड़ाने लगा, साहब माफ कर दीजिए, आगे से ध्यान रखूंगा। गरीब आदमी हूं साहब, चालान भरूंगा तो आज घर में चूल्हा नहीं जलेगा। नरेश ठाकुर हंसा, एक बहुत ही घिनौनी हंसी। तो क्या मैं जलाऊं तेरे घर का चूल्हा? देख भाई, मैं भी जानता हूं और तू भी जानता है, चालान कटेगा तो 5,000 का कटेगा और तेरी गाड़ी भी बंद हो जाएगी। एक काम कर, हाई 1,000 निकाल और यहां से रफा दफा हो। रिश्वत की सीधी मांग सुनकर अनुपम के तन बदन में आग लग गई, लेकिन वह अभी भी खुद को रोके हुए थी। वह देखना चाहती थी कि यह आदमी किस हद तक गिर सकता है। रामलाल की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़ लिए, साहब रहम करो, सुबह से अभी तक सिर्फ 300 कमाए हैं, 2,000 कहां से लाऊंगा? मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे साहब। तो मैं क्या करूं? अपने बच्चों को भूखा रख लूं तेरे लिए? नरेश की आवाज और ऊंची हो गई। पैसे निकालता है या बंद करूं गाड़ी को? नहीं साहब, ऐसा मत कीजिए, मेरी रोजी रोटी है ये। रामलाल लगभग रो पड़ा। ड्रामा मत कर। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, नरेश ठाकुर ने पूरी ताकत से रामलाल के गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया। आवाज इतनी तेज थी कि सड़क पर चलते कुछ लोग भी रुककर देखने लगे।
रामलाल का बूढ़ा शरीर थप्पड़ के जोर से एक तरफ लड़खड़ा गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। यह सिर्फ एक थप्पड़ नहीं था, यह उसकी इज्जत, उसकी गरीबी और उसकी लाचारी पर एक साथ किया गया हमला था। आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई थी, लेकिन सब तमाशा देख रहे थे। कोई कुछ नहीं बोला। सबकी आंखों में डर था। प्रिया से अब बर्दाश्त नहीं हुआ। वह दरवाजा खोलकर बाहर निकलने ही वाली थी कि अनुपम ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। प्रिया ने अपनी दीदी की तरफ देखा। अनुपम की आंखें गुस्से से लाल थीं, जबड़ा भिंचा हुआ था, लेकिन चेहरा एकदम शांत था, जैसे तूफान से पहले की शांति होती है। रामलाल अपने गाल पर हाथ रखे सिसक रहा था। साहब मारा क्यों? उसकी आवाज में दर्द और अपमान का सैलाब था। जबान चलाता है मेरे सामने, अभी और मारूंगा। नरेश ने दोबारा हाथ उठाया। बस अब बहुत हो गया था। अनुपम ने धीरे से ऑटो का दरवाजा खोला और बाहर निकली। उसकी चाल में एक अजीब सी दृढ़ता थी जिसे देखकर इंस्पेक्टर नरेश एक पल के लिए रुका। उसने ऊपर से नीचे तक अनुपम को देखा। एक साधारण सी लड़की। क्या हो रहा है यहां? अनुपम की आवाज शांत थी, लेकिन उसमें एक ऐसी शक्ति थी कि सब लोग उसकी तरफ देखने लगे। नरेश को अपनी सत्ता पर यह सवालिया निशान पसंद नहीं आया। तू कौन है? इनकी रिश्तेदार हो क्या? ज्यादा वकील मत बनो मैडम, अपना काम करो और निकलो यहां से। मैं एक नागरिक हूं और मैं पूछ रही हूं कि आपने इस बुजुर्ग आदमी पर हाथ क्यों उठाया? अनुपम ने सीधे उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा। नरेश तिलमिला गया। एक आम सी लड़की उसे कानून सिखा रही थी। इसने नियम तोड़ा है, मैंने अपना काम किया। तुझे ज्यादा पता है या मुझे नियम तोड़ने की सजा चालान है, थप्पड़ मारना नहीं। अनुपम ने सवाल किया। इंडियन पीनल कोड की कौन सी धारा एक पुलिस वाले को किसी निहत्थे नागरिक पर हाथ उठाने का अधिकार देती है? अब नरेश को गुस्सा आ गया। उसकी चोरी पकड़ी जा रही थी। उसका अहंकार टूट रहा था। भीड़ के सामने एक लड़की उसे बेइज्जत कर रही थी। वह चिल्लाया, ओए लड़की, ज्यादा कानून मत सिखा मुझे। लगता है तूने पुलिस का असली रूप देखा नहीं है। चल निकल यहां से, वरना इसी बुढ़े के साथ तुझे भी थाने ले जाकर अक्ल ठिकाने लगा दूंगा। आप मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं। इंस्पेक्टर अनुपम की आवाज अब भी शांत थी। डरा नहीं रहा, बता रहा हूं। तू है कौन? किसी जज की बेटी है या मंत्री की? कौन है तू? नरेश लगभग उसके चेहरे पर झुककर बोला। मैं कौन हूं यह जानना इतना जरूरी है क्या? बस इतना समझ लीजिए कि मैं इस देश की एक आम नागरिक हूं, जिसे आपके जैसे लोग हर रोज लूटते हैं, अपमानित करते हैं। यह सुनकर नरेश का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसका पुरुषवादी अहंकार और वर्दी की गर्मी एक साथ उसके सिर पर चढ़ गई। उसने सोचा भी नहीं, समझा भी नहीं। तू मुझे सिखाएगी मेरा काम? वह गरजा, और उसने वही हाथ जिससे उसने एक बेबस बूढ़े को मारा था अनुपम की तरफ बढ़ा दिया। एक और थप्पड़। इस बार यह थप्पड़ शहर की सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी अनुपम मिश्रा के गाल पर पड़ा था। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। प्रिया की चीख निकल गई, दीदी। रामलाल की आंखें फटी की फटी रह गई। भीड़ में फुसफुसाहट होने लगी। अनुपम ने अपना चेहरा सीधा किया। उसके गाल पर 5 उंगलियों के निशान छप गए थे, लेकिन उसकी आंखों में दर्द या डर का कोई निशान नहीं था। उसकी आंखों में एक ठंडी फौलादी ज्वाला जल रही थी। उसने एक नजर नरेश को देखा, जिसके चेहरे पर जीत की वही मुस्कान थी। देखा, अब पता चला पुलिस क्या कर सकती है। नरेश ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा, मैंने कहा था ना, ज्यादा वकील मत बन। अब अगर एक शब्द भी और बोली तो सच में उठाकर हवालात में डाल दूंगा। समझी? अनुपम ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस एक लंबी गहरी सांस ली, जैसे वह अपने अंदर उठे तूफान को काबू में कर रही हो। उसका चेहरा भावहीन था, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ कह रही थीं। वे आंखें कह रही थीं,
तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। इंस्पेक्टर नरेश ठाकुर। उसने धीरे से अपना पर्स खोला। नरेश और उसके सिपाही हंस रहे थे। उन्हें लगा कि लड़की अब डर गई है और शायद पैसे निकालकर मामला रफा दफा करना चाहती है। हाँ हाँ, अब आई ना लाइन पर, चल निकाल। उस बुढ़े के 2,000 और तेरे 5,000 बदतमीजी करने के जुर्म में अनुपम ने पर्स से पैसे नहीं निकाले। उसने निकाला अपना आईडी कार्ड, नीले रंग का वह छोटा सा कार्ड जिस पर अशोक स्तंभ बना हुआ था। उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई थी। वह धीरे धीरे एक कदम आगे बढ़ी और नरेश ठाकुर के बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई। दोनों की आंखों में एक पल का फासला था। अनुपम ने वह आईडी कार्ड सीधा उसकी आंखों के सामने कर दिया। तुम पूछ रहे थे ना मैं कौन हूं? उसकी आवाज अब किसी बर्फीले तूफान की तरह ठंडी और घातक थी। इसे पढ़ो। नरेश ने हंसते हुए तिरछी नजर से कार्ड की तरफ देखा। उसे लगा कि कोई नकली कार्ड होगा, लेकिन जैसे ही उसकी नजरें कार्ड पर लिखे शब्दों पर पड़ी, उसकी हंसी उसके चेहरे पर ही जम गई। उसकी आंखें फैल गई, पुतलियां सिकुड़ गईं। एक पल के लिए उसे लगा कि उसे पढ़ने में कोई गलती हो रही है। उसने दोबारा पढ़ा, नाम अनुपम मिश्रा, पद सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, समय जैसे रुक गया था। गाड़ियों का शोर, लोगों की फुसफुसाहट, सब बंद हो गया था। नरेश को सिर्फ अपने दिल के धड़कने की आवाज सुनाई दे रही थी, जो किसी हथौड़े की तरह उसके सीने पर चोट कर रही थी। उसके चेहरे का रंग बदलने लगा, पहले सफेद, फिर पीला, फिर लगभग नीला। उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं, जो गर्मी की वजह से नहीं बल्कि खौफ की वजह से थीं। जिस हाथ से उसने थप्पड़ मारा था वो हाथ अचानक कांपने लगा। उसके घुटनों में जैसे जान ही नहीं बची। एसपी मैडम शब्द उसके मुंह से किसी तरह लड़खड़ा कर निकले। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे वह 2 थप्पड़ याद आए, एक उस गरीब बूढ़े पर और दूसरा सीधा शहर की एसपी के मुंह पर। उसे अपनी पूरी जिंदगी, अपना पूरा करियर एक फिल्म की तरह अपनी आंखों के सामने खत्म होता हुआ दिखाई दिया। घुटनों पर आ जाओ इंस्पेक्टर। अनुपम की आवाज में कोई नरमी नहीं थी। नरेश ठाकुर, जो कुछ मिनट पहले तक खुद को उस सड़क का राजा समझ रहा था, बिना एक पल की देरी किए धड़ाम से अनुपम के पैरों में गिर पड़ा। मैडम माफ कर दीजिए मैडम, बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे नहीं पता था, मैंने आपको पहचाना नहीं मैडम। वह गिड़गिड़ाने लगा। उसकी अकड़, उसका घमंड, सब कुछ आंसुओं में बह गया था। वह अनुपम के पैर पकड़ने की कोशिश करने लगा। दूर हटो। अनुपम गर्जी, तुमने मुझे नहीं पहचाना, यह तुम्हारी गलती नहीं है। तुम्हारी गलती यह है कि तुमने इस वर्दी को नहीं पहचाना, इसकी इज्जत नहीं की। तुमने उस गरीब की लाचारी का मजाक उड़ाया। तुमने एक औरत पर हाथ उठाया। तुम माफी के लायक नहीं हो। अब तक जो भीड़ चुपचाप तमाशा देख रही थी, उसमें हलचल मच गई। लोगों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। कुछ लोग अपने मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगे। जो सिपाही नरेश के साथ खड़े थे, वे डर के मारे पत्थर की मूर्ति बन गए थे। प्रिया दौड़कर अपनी दीदी के पास आई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन यह आंसू डर के नहीं, गर्व के थे। रामलाल, जो अब तक सदमे में था, धीरे धीरे ऑटो से बाहर निकला। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। यह लड़की जो उसकी बेटी जैसी लग रही थी, वह इतनी बड़ी अफसर निकलेगी, उसने सपने में भी नहीं सोचा था। अनुपम ने अपने पर्स से अपना मोबाइल निकाला। उसने एक नंबर डायल किया। कंट्रोल रूम, एसपी अनुपम मिश्रा बोल रही हूं। फोन के दूसरी तरफ जो भी था, उसकी घबराहट को महसूस किया जा सकता था। जीटी रोड पर जो अस्थायी चेक पोस्ट है, वहां तुरंत एक गाड़ी भेजो। डीएसपी साहब को कहो खुद आएं। यहां एक इंस्पेक्टर है, नरेश ठाकुर। इसे अभी और इसी वक्त सस्पेंड करो। इसके खिलाफ
रिश्वतखोरी, मारपीट और एक सरकारी अफसर पर ड्यूटी के दौरान हाथ उठाने का केस दर्ज करो। मैं चाहती हूं कि इस पर ऐसी विभागीय जांच हो कि आगे से कोई भी पुलिस वाला किसी बेगुनाह नागरिक पर हाथ उठाने से पहले 1000 बार सोचे। आदेश देकर उसने फोन काट दिया। उसने नरेश की तरफ देखा जो अभी भी जमीन पर पड़ा रो रहा था। उठो और खड़े हो जाओ एक तरफ। तुम्हारा हिसाब अब कानून करेगा। 10 मिनट के अंदर पुलिस की गाड़ियों के सायरन से पूरा इलाका गूंज उठा। डीएसपी साहब खुद भागे आए, अपनी एसपी को सादे कपड़ों में और उनके गाल पर थप्पड़ का निशान देखकर उनके होश उड़ गए। उन्होंने नरेश ठाकुर को देखा जिसकी हालत किसी मरे हुए इंसान जैसी थी। अरेस्ट हिम, अनुपम ने आदेश दिया। पुलिस वालों ने नरेश ठाकुर को हथकड़ी पहनाई और उसे गाड़ी में डाल दिया। जाते जाते वह एक बार फिर माफी के लिए चिल्लाया, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। जब सब शांत हो गया तो अनुपम रामलाल के पास गई। रामलाल की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार यह बेबसी के नहीं बल्कि शुक्रगुजारी के थे। उसने हाथ जोड़ लिए। आप तो भगवान बनकर आई बिटिया, अगर आज आप ना होती तो। वह आगे कुछ बोल नहीं पाया। अनुपम ने उसके जुड़े हुए हाथ पकड़ लिए। नहीं चाचा जी, हाथ मत जोड़िए। आज शर्मिंदा होने की बारी मेरी है। मेरे ही डिपार्टमेंट के एक अफसर ने आपके साथ यह बदसलूकी की। मैं आपसे अपने पूरे पुलिस विभाग की तरफ से माफी मांगती हूं। यह सुनकर रामलाल और वहां खड़े सभी लोगों की आंखों में अनुपम के लिए इज्जत और बढ़ गई। एक इतना बड़ा अफसर एक गरीब ऑटो वाले से माफी मांग रही थी। यह उन्होंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था। और हां, यह रहे आपके 2,000। अनुपम ने अपने पर्स से पैसे निकालकर उसे देने चाहे। नहीं नहीं बिटिया, यह मैं नहीं ले सकता। आपने जो किया वह किसी पैसे से बहुत बड़ा है। रामलाल ने मना कर दिया। चाचा जी, इसे रखिए, यह मेरी तरफ से नहीं है। यह उस अन्याय की भरपाई है जो आपके साथ होने वाला था, और यह मेरा पर्सनल नंबर है। अगर भविष्य में कोई भी पुलिस वाला आपको बेवजह परेशान करे तो बिना डरे मुझे फोन कीजिएगा। रामलाल ने कांपते हाथों से पैसे और नंबर ले लिया। अनुपम अपनी बहन प्रिया के साथ वापस ऑटो में बैठ गई। चलो चाचा जी, मॉल छोड़ दीजिए। रामलाल ने कृतज्ञता से सिर हिलाया और ऑटो स्टार्ट कर दिया। पूरे रास्ते कोई कुछ नहीं बोला। प्रिया अपनी दीदी का हाथ थामे बैठी थी और सोच रही थी कि उसकी दीदी सिर्फ एक पुलिस अफसर नहीं बल्कि एक चट्टान है। मॉल के सामने पहुंचकर जब अनुपम ने पैसे दिए तो रामलाल ने लेने से साफ इनकार कर दिया। आज की सवारी मेरी तरफ से बिटिया रानी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी मुस्कान में आज एक नई इज्जत और आत्मविश्वास था। शाम को जब अनुपम वापस अपने ऑफिस पहुंची तो पूरे डिपार्टमेंट में सन्नाटा पसरा हुआ था। हर कोई जानता था कि आज क्या हुआ है। वह अपनी कुर्सी पर बैठी और खिड़की के बाहर फिर से उसी शहर को देखने लगी। शहर वहीं था, लेकिन आज अनुपम की आंखों में उदासी की जगह एक नई लड़ाई का संकल्प था। यह लड़ाई सिर्फ एक भ्रष्ट इंस्पेक्टर के खिलाफ नहीं थी। यह लड़ाई उस सोच के खिलाफ थी जो वर्दी को सत्ता का हथियार समझती है। यह लड़ाई उस डर के खिलाफ थी जो आम आदमी को अन्याय के सामने चुप करा देता है। उसने इंटरकॉम का बटन दबाया। शर्मा जी, कल सुबह 10:00 बजे शहर के सभी थाना इंचार्ज की मीटिंग बुलाइए। एजेंडा होगा पुलिस और जनता का रिश्ता, वर्दी की इज्जत। फाइलें अभी भी मेज पर थीं, लेकिन आज अनुपम को पता था कि इन फाइलों को कम कैसे करना है। लड़ाई लंबी थी, लेकिन आज एक मजबूत शुरुआत हो चुकी थी। एक ऐसी शुरुआत जो सड़क पर वर्दी के असली रंग को फिर से खाकी करने का वादा करती थी, ना कि जुल्म और भ्रष्टाचार के किसी और रंग का। उस रात अनुपम और प्रिया घर की बालकनी में चुपचाप बैठी थीं। शहर की रोशनियां टिमटिमा रही थीं, लेकिन दोनों बहनों के बीच एक गहरी खामोशी थी। प्रिया ने देखा जहां दीदी को थप्पड़ पड़ा था, वहां अभी भी हल्की
सी सूजन थी। प्रिया का दिल भर आया। दीदी, आपको बहुत दर्द हो रहा होगा, उसने धीरे से पूछा। अनुपम ने एक फीकी सी मुस्कान दी। गाल का दर्द तो सुबह तक चला जाएगा प्रिया, लेकिन जो दर्द दिल में हो रहा है वह आसानी से नहीं जाएगा। वह रुक कर बोली। जब उस इंस्पेक्टर ने मुझ पर हाथ उठाया तो मुझे गुस्सा नहीं आया। मुझे शर्म आई कि मेरी कमान में ऐसे लोग हैं जो इस वर्दी को गुंडागर्दी का लाइसेंस समझते हैं। वह बूढ़े रामलाल चाचा, उनकी आंखों में जो बेबसी थी वह मुझसे देखी नहीं जा रही थी। सोचो, हम तो कुछ घंटे के लिए आम नागरिक बने थे और हमारे साथ यह हो गया। जो लोग रोज ऐसी जिंदगी जीते हैं उनका क्या होता होगा, वह किस पर भरोसा करते होंगे। प्रिया ने अपनी दीदी का हाथ थाम लिया। लेकिन आपने जो किया वह भी तो सबने देखा। आपने एक उम्मीद दी है। दीदी, रामलाल चाचा के लिए आज आप किसी भगवान से कम नहीं थीं। अनुपम ने आसमान की तरफ देखा। एक दिन की भगवान बनने से कुछ नहीं होगा प्रिया। मुझे इस सिस्टम को ऐसा बनाना होगा कि लोगों को भगवान की नहीं, पुलिस की जरूरत पड़े और वह उन पर भरोसा कर सके। कल का सूरज मेरे डिपार्टमेंट के लिए एक नया सवेरा लेकर आएगा या फिर सब कुछ जलाकर राख कर देगा। कल मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा है। उस रात अनुपम ठीक से सो नहीं पाई। वह सिर्फ कल होने वाली मीटिंग के बारे में सोचती रही। यह लड़ाई सिर्फ एक भ्रष्ट इंस्पेक्टर को सजा देने की नहीं थी, यह पूरे सिस्टम को आईना दिखाने की थी। अगली सुबह 10:00 बजे पुलिस हेडक्वार्टर का कॉन्फ्रेंस हॉल खचाखच भरा हुआ था। शहर के सभी थानों के इंचार्ज, सभी डीएसपी और एसीपी रैंक के अफसर अपनी अपनी कुर्सी पर बैठे थे। हॉल में सन्नाटा था, लेकिन हवा में एक अजीब सी घबराहट तैर रही थी। हर कोई कल की घटना के बारे में जानता था। कुछ के चेहरों पर डर था, कुछ की आंखों में गुस्सा, तो कुछ ऐसे भी थे जिन्हें लगता था कि मैडम ने एक छोटे से मामले को ज्यादा तूल दे दिया। ठीक 10:00 बजे कॉन्फ्रेंस हॉल का दरवाजा खुला और एसपी अनुपम मिश्रा अंदर दाखिल हुई। वह अपनी कड़क वर्दी में थी। कंधे पर सितारे चमक रहे थे। उनके चेहरे पर कल की कोई थकान या गुस्सा नहीं था, बस एक बर्फीली शांति थी जो किसी भी शोर से ज्यादा खतरनाक होती है। सब अपनी जगह पर सम्मान में खड़े हो गए। अनुपम ने किसी को बैठने के लिए नहीं कहा। वह सीधा चलकर पोडियम तक गई और कुछ पल चुपचाप सबकी आंखों में देखती रही। उनकी नजरें हर एक चेहरे को पड़ रही थीं। कल के बोर्ड, इस शहर में एक थप्पड़ मारा गया। उन्होंने बोलना शुरू किया। उनकी आवाज शांत थी, लेकिन पूरे हॉल में गूंज रही थी। आप सब सोच रहे होंगे कि वह थप्पड़ एसपी अनुपम मिश्रा के गाल पर पड़ा था, लेकिन आप सब गलत हैं। उन्होंने एक पल का विराम लिया। वह थप्पड़ अनुपम मिश्रा पर नहीं, आप सबकी इस वर्दी पर पड़ा था। वह थप्पड़ उस भरोसे पर पड़ा था जो एक आम नागरिक इस वर्दी को देखकर करता है। वह थप्पड़ उस कसम पर पड़ा था जो हम सब ने इस देश के संविधान की रक्षा के लिए खाई थी। इंस्पेक्टर नरेश ठाकुर ने सिर्फ एक नागरिक को नहीं लूटा, उसने इस पूरे डिपार्टमेंट की इज्जत को सरेआम नीलाम किया है। हॉल में पिन ड्रॉप साइलेंस था। मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहती हूं। जब कोई बच्चा किसी पुलिस वाले को देखकर डरने की बजाय मुस्कुरा दे, तो जीत किसकी होती है? जब कोई अकेली लड़की रात में किसी पुलिस की गाड़ी को देखकर असुरक्षित महसूस करने की बजाय सुरक्षित महसूस करे, तो जीत किसकी होती है? और जब रामलाल जैसा कोई गरीब मजलूम आदमी बिना डरे अपनी शिकायत लेकर थाने आए, तो जीत किसकी होती है? वह रुकी और बोली, जीत हमारी होती है, इस वर्दी की होती है। लेकिन हम हर रोज हार रहे हैं। हम हार रहे हैं क्योंकि हमारे बीच कुछ नरेश ठाकुर जैसे दीमक पैदा हुए हैं जो इस वर्दी की खोखली लकड़ी को खा रहे हैं, और हम सब चुपचाप देख रहे हैं। उनकी आवाज में अब सख्ती आ गई थी, लेकिन अब और नहीं। आज से यह तमाशा बंद। मैं आप सबको साफ साफ बता देना चाहती हूं, या तो सुधर जाएं या फिर तोड़ दिए जाएंगे। अगर मुझे एक भी शिकायत मिली कि किसी ने अपनी वर्दी का रौब दिखाकर
किसी बेगुनाह को परेशान किया है तो मैं विभागीय जांच का इंतजार नहीं करूंगी। सस्पेंशन और डिसमिसल मौके पर होगा। उन्होंने अपनी मेज पर रखी एक फाइल उठाई। इंस्पेक्टर नरेश ठाकुर को सर्विस से हमेशा के लिए बर्खास्त कर दिया गया है और उस पर कानूनी कार्यवाही शुरू हो चुकी है। यह सिर्फ एक शुरुआत है। और एक बात उन्होंने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, जनता हमारी मालिक है और हम उनके सेवक। यह बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए और अपनी ड्यूटी ऐसे कीजिए कि लोग आपसे डरे नहीं, आप पर गर्व करें। चलिए मिलकर इस वर्दी का रंग फिर से खाकी करते हैं। मीटिंग खत्म हुई। अनुपम अपनी जगह से मुड़ी और बिना किसी की तरफ देखे हॉल से बाहर निकल गई। उनके पीछे कॉन्फ्रेंस हॉल में दर्जनों अफसर खड़े थे, जिनके चेहरे पर आज डर से ज्यादा आत्ममंथन का भाव था। आज पहली बार उन्हें किसी ने वर्दी का असली मतलब समझाया था। उस मीटिंग को एक हफ्ता बीत गया। शहर में चीजें बदलने लगी थीं। चेक पोस्ट पर पुलिस वालों का व्यवहार नम्र हो गया था। थानों में शिकायतें सुनने में अब आनाकानी नहीं होती थी। यह एक बड़ा बदलाव नहीं था, लेकिन एक शुरुआत थी। एक दिन रामलाल अपना ऑटो चला रहा था। एक चौराहे पर लाल बत्ती होने पर उसने ऑटो रोका। तभी एक ट्रैफिक हवलदार उसके पास आया। एक पल के लिए रामलाल का दिल धड़का। उसे नरेश ठाकुर का चेहरा याद आ गया। रामलाल चाचा, हवलदार ने मुस्कुराकर कहा, गर्मी बहुत है, यह पानी की बोतल रखिए। उसने एक ठंडे पानी की बोतल रामलाल की तरफ बढ़ा दी। रामलाल हैरान रह गया। उसने कांपते हाथों से बोतल पकड़ ली। शुक्रिया साहब। साहब नहीं, बेटा बोलो चाचा। एएसपी मैडम का सख्त आदेश है। आप सब हमारे परिवार की तरह हैं। वह बोला और मुस्कुराता हुआ अपनी जगह पर वापस चला गया। रामलाल की आंखों में आंसू आ गए। यह खुशी के आंसू थे, इज्जत मिलने के आंसू थे। उसने बोतल से पानी पिया और उसे लगा जैसे वह दुनिया का सबसे मीठा पानी पी रहा हो। उसने मन ही मन अनुपम को लाखों दुआएं दी। उस शाम वह जब अपने ऑटो स्टैंड पर पहुंचा तो उसने देखा कि सारे ऑटो वाले उसे घेर कर खड़े हो गए। क्या हुआ रामलाल, आज बड़ा खुश लग रहा है? एक दोस्त ने पूछा। रामलाल ने उन्हें पानी की बोतल वाली पूरी बात बताई। सब सुनकर दंग रह गए। लगता है वह एएसपी मैडम सच में शहर को बदल कर रहेंगी। दूसरे ने कहा। हाँ, रामलाल ने एक गहरी सांस लेकर कहा, उस दिन उस चेक पोस्ट पर सिर्फ एक भ्रष्ट अफसर को सजा नहीं मिली थी, बल्कि हम जैसे हजारों गरीबों के अंदर की हिम्मत भी जाग गई थी। अब हमें डरने की जरूरत नहीं। एक महीना बाद अनुपम अपने ऑफिस में बैठी थी। शहर में पुलिस के खिलाफ शिकायतों में 70% की कमी आई थी। उन्होंने एक नया हेल्पलाइन नंबर शुरू किया था जो सीधा उनके ऑफिस से जुड़ा था। इस पर कोई भी पुलिस के खिलाफ शिकायत कर सकता था। शाम का वक्त था। अनुपम घर जाने के लिए उठने ही वाली थी कि हेल्पलाइन वाला फोन बजा। उन्होंने खुद फोन उठाया। हेलो एसपी ऑफिस। दूसरी तरफ से एक लड़की की घबराई हुई आवाज आई। मैडम, मैं आरती बोल रही हूं। मैं कॉलेज से घर लौट रही हूं और कुछ लड़के मेरा पीछा कर रहे हैं। मैं बहुत डर गई हूं। अनुपम तुरंत अपनी कुर्सी पर बैठ गई। उनका चेहरा सख्त हो गया, लेकिन आवाज में मां जैसी ममता थी। डरो मत आरती, तुम कहां हो? अभी लड़की ने अपनी लोकेशन बताई। ठीक है, फोन चालू रखो और घबराओ मत। बस 5 मिनट, तुम्हारी मदद पहुंच रही है। अनुपम ने तुरंत वायरलेस पर संदेश दिया। कंट्रोल, एसपी हियर। लोकेशन पर तुरंत एक पीसीआर भेजो। एक लड़की मुश्किल में है। मैं खुद भी निकल रही हूं। ओवर एंड आउट। वह अपनी कुर्सी से उठी, अपनी कैप उठाई और तेजी से बाहर निकल गई। गाड़ी में बैठते हुए उनके चेहरे पर एक अजीब सा संतोष था। आज फिर किसी को उनकी जरूरत थी। आज फिर किसी ने डर में भगवान को नहीं, पुलिस को याद किया था। और जब तक यह भरोसा जिंदा था, उनकी हर लड़ाई सार्थक थी।
कहानी एक भ्रष्ट इंस्पेक्टर के अंत से शुरू हुई थी, लेकिन इसका असली अंत एक नागरिक के भरोसे की जीत पर हुआ। शहर की सड़कों पर अभी भी बहुत कुछ बदलना बाकी था, लेकिन आज एक उम्मीद की किरण जल चुकी थी, जिसका नाम था एसपी अनुपम मिश्रा। वर्दी का असली रंग अब धीरे धीरे वापस आ रहा था। तो दोस्तों, कहानी खत्म हुई, लेकिन क्या सच में नहीं? असली कहानी तो अब शुरू होती है। यह कहानी सिर्फ कागज के पन्नों पर नहीं लिखी गई, यह हमारे और आपके दिलों में एक सवाल बनकर बैठ गई है। सवाल यह है कि जब हमारे आसपास कोई नरेश ठाकुर अपनी वर्दी का गलत फायदा उठा रहा होता है, तो हम चुप क्यों रह जाते हैं? एसपी अनुपम मिश्रा सिर्फ एक किरदार नहीं है, वह एक सोच है। वह इस बात का जीता जागता सबूत है कि सिस्टम को बदलने के लिए आपको सिस्टम का हिस्सा बनकर उसे अंदर से चोट करनी पड़ती है। उसका एक थप्पड़ खाना उसके स्वाभिमान पर चोट नहीं थी, बल्कि उस सोए हुए समाज के गाल पर एक तमाचा था जो सब कुछ देखकर भी अनदेखा कर देता है। और रामलाल चाचा, वे हमारे समाज का वह चेहरा है जो हर जुल्म चुपचाप सहता है, इस उम्मीद में कि कोई तो आएगा। इस कहानी ने हमें सिखाया कि हमें किसी के आने का इंतजार नहीं करना है, हमें खुद एक दूसरे की आवाज बनना है। अगर इस कहानी की चिंगारी ने आपके अंदर की हिम्मत को हवा दी है, तो आपका एक लाइक सिर्फ एक बटन नहीं, बल्कि अनुपम जैसी हर ईमानदार आवाज के लिए एक सलाम होगा। इस कहानी को शेयर करके इस आग को फैलने दीजिए। इसे हर उस दोस्त, हर उस रिश्तेदार तक पहुंचाएं जिसे यह यकीन हो चला है कि अब कुछ नहीं बदल सकता। उन्हें दिखाइए कि जब हिम्मत जागती है तो बड़े से बड़ा अहंकार भी घुटनों पर आ जाता है। और हां, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी कहानियां जो सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि रूह में एक बेचैनी और समाज में एक बदलाव की उम्मीद जगाती हैं, आप तक पहुंचती रहे, तो हमारे इस सफर का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्योंकि याद रखिएगा, सैलाब हमेशा भीड़ से नहीं आता, कभी कभी एक अकेला इंसान ही सैलाब लाने के लिए काफी होता है। आप सबको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और यह भी बताइए कि आप हमें दुनिया के किस कोने से सुन रहे हैं। हमारी यही दुआ है कि आप जहां भी रहें हमेशा खुश और महफूज रहें। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई दिलचस्प कहानी है तो हम सबके साथ जरूर साझा करें, हमें आपकी कहानियों का इंतजार रहेगा। फिर आप सबको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और यह भी बताइए कि आप हुमायूं दुनिया के किस कोने से सुन रहे हैं। हमारी यही दुआ है कि आप यहाँ भी रहें, हमेशा खुश और महफूज रहें। अगर आपके पास ऐसे ही कोई दिलचस्प कहानी है तो हम सबके साथ जरूर साझा करें। हुमायूं आपकी कहानियों का इंतजार रहेगा।